अच्छी लग रही है बेटा क्लास तो। शुरू करवा रखा है मैंने मैथमेटिक्स वाला, प्रोफिशिएंसी एंड पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन, गणित शिक्षा शास्त्र पेपर 5, उसकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। आपकी सेकंड यूनिट है आपकी चिल्ड्रन कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, ये 14 नंबर की यूनिट है आपकी। करी थी क्या ऋतु? फर्स्ट यूनिट आपने कल कंप्लीट करी थी? अभी तो ये मतलब सेकंड बुक वाला पेपर सेकंड चल रहा था ना, वो फिनिश हो गया है। वो कंप्लीट हो गया बेटा, कल ही स्टार्ट की है मैंने। इसकी छोटा सा चैप्टर है, बस 3 पेजेस का चैप्टर था आपका फर्स्ट वाला। मैम वो कल फेस्टिवल में लगी रह गई थी ना, तो कोई नहीं, देख लेना, उस पे तो क्लास डाल सकते हैं। जी मैम, देखना पड़ेगा उसमें। हाँ जी, सेकेंड यूनिट है ये, वो बिल्कुल इजी थी। 10 नंबर का 2 क्वेश्चन आने हैं उसमें से, और बिल्कुल तभी समझ में आ जाएंगे। आज की जो यूनिट है ये आपकी 14 नंबर की यूनिट है। इसमें आप क्या क्या पढ़ोगे? इसमें आप थ्योरी पढ़ोगे, थ्योरी ऑफ मैथमेटिक्स लर्निंग, जिसमें आप प्याजे की थ्योरी पढ़ोगे, डायनिस की थ्योरी पढ़ोगे, स्कैम्प की थ्योरी पढ़ोगे, आशुबेल की, ब्रूनर की और वाइगोस्की की। इनकी जो जो योगदान है, कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो पढ़ोगे। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स, आर्यभट्ट का, ब्रह्मगुप्ता का, भास्कराचार्य का और रामानुज का क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडियन मैथमेटिक्स में, वो पढ़ोगे। उसके बाद रोल ऑफ लैंग्वेज और कम्युनिकेशन एट मैथमेटिक्स क्लासरूम। ठीक है, कि लैंग्वेज कम्युनिकेशन मैथमेटिक्स क्लासरूम में क्या है, रोल ऑफ लैंग्वेज का, लैंग्वेज और कम्युनिकेशन का क्या रोल है, ये आप पढ़ोगे। ठीक है, इसमें 3 पॉइंट है इसमें भी आपके। ठीक है, ये हो सकता है कि आज तो कंप्लीट होगा नहीं, 2 दिन में तो हो ही जाएगा, 2-3 दिन में, मतलब इस वीक सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। भाई मेरे को ऐसा लग रहा है फटाफट बस तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करा दूं मैं, ताकि तुम लोगों को रिवीजन का टाइम मिले। और आपकी इंग्लिश वाली क्लास के लिए भी बोला है मैंने, आज भी बोला है मैम को कि भाई उनकी इंग्लिश की क्लास लगवा दो। मेरे तो सारे से सब्जेक्ट हो चुके हैं कंप्लीट। चलिए, चिल्ड्रन कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ मैथमेटिक्स। तो फर्स्ट है हमारा, थ्योरी से स्टार्ट होता है, थ्योरी ऑफ मैथमेटिक्स। सबसे पहले थ्योरी आती है जीन प्याजे की। ठीक है, जीन प्याजे की आपने जब बाल विकास पढ़ा था, आपने वो वाली बुक चाइल्ड डेवलपमेंट वाली, उसमें आपने जीन प्याजे की थ्योरी पढ़ी थी ना भाई? यस मैम। ठीक है, तो जीन प्याजे क्या थे भाई? स्विस के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, स्विस मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या था, अब इस थ्योरी को क्या करोगे, जो आपने वहां पढ़ी थी वहीं से याद करते हुए इसके अंदर जोड़ना है। इसमें आपको बस, इसमें आपको एग्जाम्पल पुट कर लेने हैं, किस चीज के? मैथमेटिक्स के। चलिए, जीन प्याजे ने थ्योरी दी, स्विस के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, जीन प्याजे ने, इसने अपने बच्चे के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने बच्चे के अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट संबंधी गहन स्टडी की, और जो अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट है उसकी प्रक्रिया हर मनुष्य के जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक होती है। यानी कि समझने की जो प्रक्रिया है, बंदा वह स्टार्टिंग से लेकर मृत्यु तक उसकी वह चलती है। इसने क्या बताई थी, हमारी 4 स्टेजेस बताई थी। जब मैंने आपको डेवलपमेंट वाला पढ़ाया था, चाइल्ड डेवलपमेंट वाला, तो उसमें बताया था जीन प्याजे ने 4 बताई हैं आपकी अवस्थाएं। एक तो थी हमारी सेंसरी मोटर स्टेज, जो 0 से लेकर 2 साल तक होती है। उसके बाद होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से लेकर 7 साल। उसके बाद होती है आपकी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से लेकर 11 वर्ष तक होती है। और फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, जो 11 से लेकर 15 वर्ष तक होती है। ठीक है, तो सबसे पहले सेंसरी मोटर स्टेज, इसमें मैंने क्या बताया था आपको, जो 2 साल का बच्चा होता है वो कैसे सीखता है? अपनी ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। 2 साल के बच्चे को इतनी नॉलेज नहीं है बेटा, आप खुद भी देखते हो, जिनके घर बच्चे हैं वो तो देखते ही होंगे। 2 साल तक का बच्चा क्या है, सबसे पहले स्टार्टिंग में अपनी ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। और 2 साल तक होते होते आप बच्चे को क्या है, जैसे आप दिखाना शुरू कर देते, एप्पल, ये कितने एप्पल है बेटा? 1 एप्पल है। ये कितने टॉफी है? ये 3 टॉफी है। ऐसे आप बच्चे को सिखाते हो। 2 साल तक का बच्चा बस यही सीखता है। ठीक है, ये एक कुत्ता है, ये बिल्ली है, ठीक है, यही सीख पाता 2 साल तक का बच्चा, इससे ज्यादा वह नहीं सीखता। यानी कि जो चीज उसके सामने है, सिर्फ उसी चीज को बच्चा सीख पाता है। ठीक है, आप उसको इस गोले में दिख बिंदियां हैं, आप उसको ये दिखा सकते हो, ये बिंदी वाला पैकेट है, इसमें कितनी है, तो उसको काउंट करना नहीं आता, वो जस्ट ऑब्जेक्टिव को देख के बताता है कि ये चीज है। ठीक है, तो वह अपना ऑलमोस्ट बच्चा यहाँ पर अपनी ज्ञानेंद्रियों से सीखता है, यानी कि देख कर, आंखों से देखकर, कानों से सुनकर,
ठीक है, ये सारी चीजें वह यहाँ पर सीख सकता है। तो मैथ का सिर्फ उसको ज्यादा कुछ नहीं आता। 2 साल तक के बच्चे से आप ये दिखा सकते हो, आप उसको वेजिटेबल्स दिखा सकते हैं, आप उसको कि बेटा काउंट करो ये कितनी है, 1 2 3, बस इतना बच्चा सीखता है 2 साल तक। उसके बाद आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो हम 2 से लेकर 7 साल की अवस्था मानते हैं। ये बच्चे की स्कूल एज हमने इसको माना था। इसमें बच्चा स्कूल में जाना शुरू कर देता है, उसकी जो समझ है संकेतों को समझने लग जाता है, जितने भी हम संकेत देते हैं उनसे बच्चा समझने लग जाता है। ठीक है, उसकी लॉजिकल एबिलिटी डेवलप हो जाती है। अभी वह क्या है, सभी वस्तुओं को क्या है, जीवित मानता है। जैसे डोल को सुलाते हैं, खिलौने को खाना खिलाते हैं। ठीक है, ये वो स्टेज है जिसमें बच्चा अब उसके सामने सारी चीजों को वो जीवित मानता है। ठीक है, अगर मान लो उसकी चोट लग गई कहीं पे तो उसको भी सोचेगा, उसको दोबारा से मारेगा वो उसको कि इसने मुझे मारा है। ठीक है, हर एक चीज को क्या है वो सजीव मानते हैं। इसमें इवेंट संबंधित कर लेते हैं, जैसे नए कपड़े पहनने को विवाह में सम्मिलित होने से। इसमें बच्चा क्या कर लेता है कि भाई अगर हम नए कपड़े पहन रहे हैं तो हम कहीं बाहर जा रहे हैं, तो बच्चे के दिमाग में ये कंसेप्ट यहाँ पे शुरू होता है। अब यहाँ पर बच्चा पढ़ाने में मैथ में क्या क्या सीख लेता है। अब देखो, आप देखो 7 साल तक का बच्चा आपका नर्सरी यानी कि 2 से लेकर 7 साल आपका प्ले स्कूल हो गया, फिर आपका प्राइमरी में आ गया आपका बच्चा। ठीक है, यानी कि नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट और सेकंड। 7 साल तक का बच्चा आपका सेकंड क्लास तक आ जाता है। ठीक है, तो बच्चा यहाँ पर सबसे पहले तो काउंटिंग वगैरह सीख जाता है, जमा करना सीख जाता है। ठीक है, एडिशन सीख जाता है, मल्टीप्लिकेशन तो हाँ सेकंड तक सीख जाता है बच्चा। ठीक है, क्ले का आकार बनाना, गोले को मिट्टी में अधिक स्क्वायर बनाना, शेप्स बनाना भी सीख जाता है। ठीक है, अलग अलग मान लो जैसे आपकी बुक में दे रखा है बेटा इनको काउंट करके लिखो, इसमें कलर करके दिखाओ, तो ये सारी चीजें इस तरह के क्वेश्चन बच्चा यहाँ पर सीख जाता है। जरूरी नहीं कि आप यही एग्जाम्पल दो, इसमें आपको ये पता है, आप लाइव एग्जाम्पल देखो कि 2 से लेकर 7 साल का बच्चा इस एज में मैथ के बारे में क्या क्या सीखता है, वो चीजें आपको यहाँ पर लिखनी है। बुकिश लैंग्वेज बेसिक से मत लिखो। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो आपकी 7 साल से लेकर 11 वर्ष तक की एज होती है। ठीक है, इसको हम तीसरी स्टेज मानते हैं, जिसमें बच्चे का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो क्या होता है, डेवलप होता है। अब यहाँ पर पहले तो हम सिखा रहे थे बच्चे को, अब हमें थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है कि हमारा बच्चा अच्छा पढ़ता है, यानी कि इसमें आपको पता लग जाता है कि आपका बच्चा पढ़ने में इंटेलिजेंट रहेगा या आपका बच्चा नालायक रहेगा। ठीक है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल की ये स्टेज है। इसमें बच्चे क्या है, जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक हो जाते हैं, वे खुद से ही क्या सर्च करना शुरू कर देते हैं, कुछ समझ में नहीं आया तो नेट पे सर्च करना शुरू कर देते हैं, 2 संख्याओं का आपस में कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और इसको अब यहाँ पर उसको क्या है, जो प्लस माइनस है वो प्लस तो उन्होंने पिछले ही उसमें सीख ली थी प्री ऑपरेशनल स्टेज में। अब क्या है, बच्चे को मल्टीप्लाई करना, बच्चे को एरिया निकालना, चौड़ाई, ये सारी चीजें निकालना बच्चा। अब देखो 7 से लेकर 11 साल का बच्चा हो गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्लास तक आ जाता है बच्चा। ठीक है, तो 5th क्लास में बच्चा क्या क्या सीख लेता है। 5th क्लास तक आप सिलेबस देखो, मैथ के सिलेबस में क्या क्या आ जाता है, मल्टीप्लाई के सम आ जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव ये सारे आ जाते हैं, इंटीजर्स आ जाते हैं, बच्चे की क्या है एरिया निकालना आ जाता है। ठीक है, पैरामीटर निकालना आ जाता है। तो ये सारी चीजें बच्चे यहाँ पर सीखता है, और यहाँ पर बच्चा स्वयं एक्सपीरियंस के द्वारा यहाँ पर बच्चा ज्यादा सीख रहा है, यानी कि ज्यादा सारी चीजें खुद निकाल के ज्यादा सीख रहा है बच्चा। ठीक है, तो इसमें आप सारी की सारी, मैं बुकिश लैंग्वेज नहीं पढ़ा रही, तुम अपनी तरफ से यहाँ पर चीजें जोड़नी है आपको। उसके बाद आता है आपका फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज क्या होती है, 11 से 15 साल की अवस्था होती है बच्चा। अब यहाँ पर आपका बच्चा 6 से लेकर आपका बच्चा 9th 10th तक पहुंच जाता है। ठीक है, इसमें बच्चा क्या है आपका एडोलसेंस एज में पहुंच जाता है। अलग अलग वर्तों में अनेक जीवा बनाकर ये बता सकते हैं। अब क्या है बच्चे के यहाँ पर आप देखो एल्जेब्रिक मैथमेटिक्स भी शुरू हो जाता है बच्चे का, अलग अलग क्या है सर्कल बनाकर वो यहाँ पर काम कर सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इस अवस्था में बच्चे के लिए किसी भी तथ्य को कारण सहित समझना और उनकी मानसिक प्रक्रिया का हिस्सा है। ठीक है, इसमें बच्चा क्या है, जैसे कोई भी यानी कि जो डिफिकल्ट लेवल है आपका मैथमेटिक्स का, यहाँ तक बच्चा पहुंच जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इस अवस्था में बच्चे के लिए किसी भी तथ्य को कारण सहित समझना या समझाना उनकी मेंटल प्रोसेस का हिस्सा होता है। ठीक है, सबसे पहले बात आती है आपकी क्लासिफिकेशन, है आपका इंटरफेरेंस। ठीक है, क्लासिफिकेशन इंटरफेरेंस की बात आती है आपकी क्या भाई, इस स्टेज में बच्चा
इस अवस्था में बच्चे के किसी भी जो भी कंसेप्ट है उसको कारण सहित वह समझता है कि इस चीज़ का क्या कोजिस है, किसके कारण ये हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इस प्रकार चलता है, वह क्लासिफिकेशन इसमें लेता है, इन्फेरेंस होती है, इवेल्युएशन, और उसके बाद क्या करता है, एप्लीकेशन लगाना शुरू करता है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन की कोई भी समस्या है उसको पहचानता है, ठीक है, अनेक तत्वों को समझता है जिससे वह हल संबंधी जानकारी एकत्रित कर सके, यानी कि सबसे पहले तो ये देखता है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अनुमान लगाता है। इस स्टेज में बच्चा इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों प्रोसेस से निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं, अर्थात विभिन्न अर्थों में वह जनरलाइजेशन और कंसेप्ट तक पहुंचना और सामान्य जानकारी से विशिष्ट उदाहरणों को समझना सरल हो जाता है बच्चे को, ठीक है। इन्फेरेंस, इंडक्टिव डिडक्टिव दोनों प्रोसेस से वह क्या करता है, निष्कर्ष तक, रिजल्ट तक पहुंचता है। उसके बाद आता है आपका इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में क्या है भैया आपका, इस स्टेज में बच्चा किसी भी समस्या के लिए निकाले गए हल की जांच कर सकते हैं और जांच का तरीका बताया जाता है। जैसे आपको क्या है, आपकी बुक में दे रखा है, आपको एक संख्या दे दी है, ठीक है। जैसे आपको आपकी बुक में क्या है, एक संख्या दे रखी है, जैसे आपकी 5127 प्लस 2059, ठीक है, 2559, इन सबको प्लस किया, हल किया, ठीक है। फिर क्या बच्चा क्या करता है, इसमें जो आंसर आया 7 आपने दोनों को प्लस किया, और प्लस करने के बाद जो आंसर आया उसी में से एक वैल्यू को घटा लिया, अगर दूसरी सेम आती है तो इसका मतलब बच्चे ने तरीका सीख लिया, उसने जो आंसर आया है उसको उसकी भी क्या कर ली है, जाँच कर ली है। और एप्लीकेशन, इसमें क्या है, गणित के ज्ञान से बच्चे दैनिक जीवन की समस्याओं के हल भी खोजते हैं, यानी कि ठीक है, यानी कि उनके रियल लाइफ में क्या क्या समस्याएं हैं उनके बारे में खोजते हैं। आपकी बहन घर की सफाई 6 घंटे में करती हैं, तो आप दोनों मिलकर इस घर की सफाई, आप अपने घर की सफाई 4 घंटे में करते हैं, आपकी बहन 6 घंटे में करती है, तो अगर आप दोनों मिलकर सफाई करोगे तो ये कितने देर में ख़त्म हो जाएगी। तो इस प्रकार बच्चे क्या है, रियल लाइफ में भी आपके मैथमेटिक्स को क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। हमारा ये आ गया था आपको समझ में, सेंसरी स्टेज। हाँ ठीक है बेटा, वो तो पता है मुझे, पेज नंबर 12, और मैंने ये कंप्लीट भी करवा दिया रिकॉर्डिंग में, लेकिन एक बार बता दूं आपको, जो फॉर्मल ऑपरेशन है सबसे पहले सेंसरी मोटर बताया था, हाँ जी। उसके बाद आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट एंड फॉर्मल ऑपरेशन। फॉर्मल ऑपरेशन में आपकी क्या आ गई थी, फिर से बता रही हूँ, फॉर्मल ऑपरेशन जो 11 से 15 साल की एज होती है, इसमें बच्चा आप देखते हो एडोलसेंस एज में पहुंच जाता है बच्चा, 9th 10th तक के बच्चे आपके इस एज में पहुंच जाते हैं, और वे बेटा लाइट चली गई थी बीच में। मुझे एक बात बताओ, देखो 4th स्टेज थी हमारी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, जो 11 से 15 साल तक बताई थी। इसमें बच्चा क्या है, जैसे आप एडोलसेंस में पहुंच जाता है बच्चा, ठीक है, 9th 10th का बच्चा आ गया है, अब उसको मैथ की देखो क्या क्या वह सोल्व कर सकता है मैथ में, ठीक है। अब बच्चा यहाँ पर आप देखते हो जो सर्कल वाले क्वेश्चन है वे आ जाते हैं बच्चे के पास, थ्योरम वगैरह हैं वो आ जाती हैं बच्चे, ठीक है। क्या जो भी आपकी रेडियस वगैरह, पाई वगैरह, इनका यूज करना बच्चे को आ जाता है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन सोल्व करनी बच्चे को आ जाती हैं, ठीक है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप इसमें एग्जाम्पल इसमें डाल सकते हो। और ये जो स्टेज होती है, बच्चा किसी भी जो भी फैक्ट लेता है ना, उसका सही रीजन समझता है कि इसका क्या रीजन है, किस कारण ऐसा हुआ है। तो सबसे पहले तो क्या करता है, स्टेज में बच्चा क्लासीफाई करता है, सबसे पहले ये स्पष्ट करता है, स्पष्टीकरण करता है की समस्या को पहचानता है और उसके तत्वों को समझना, जिससे कि वह हल संबंधी जानकारी एकत्रित कर सके। सबसे पहले तो वो ये देखता है कि क्या प्रॉब्लम है मेरे सामने, जो सम है उसमें पूछा क्या है, ये बात समझता है वह। फिर दूसरे में क्या करता है, वह इन्फेरेंस, अनुमान लगाता है, इंडक्टिव डिडक्टिव दोनों तरीके से काम करने की कोशिश करता है कि किसी न किसी तरीके से एग्जाम्पल की हेल्प से कैसे भी मेरा क्वेश्चन सोल्व आउट हो जाए। उसके बाद इवेल्युएट करता है अपने क्वेश्चंस की, यानी कि जांच करता है। जैसे आपके यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया है, आपको 2 वैल्यूज दे दी है, उन लोगों उसको प्लस करो, प्लस करके जो आंसर आया उसमें से एक वैल्यू को आप घटा के देख लो वापस, अगर दूसरी वैल्यू के बराबर आंसर आ रहा है तो इट मीन्स आपका तरीका बिल्कुल सही है। और इसमें जो
मैथ है यानी कि इस स्टेज में आकर बच्चा क्या है अपनी रेगुलर लाइफ में भी, रियल लाइफ में भी क्या है आपका यहाँ पर क्या कर रहा है, इसको यूज कर रहा है कि गणित के ज्ञान का बच्चा दैनिक जीवन में भी क्या कर रहा है, अपनी समस्याओं को हल करने में यूज कर रहा है। जैसे आपने एग्जाम्पल ले लो, आप अपने घर की सफाई 4 घंटे में कर रहे हो और आपकी बहन 6 घंटे में कर रही है, अगर आप दोनों मिलकर काम करोगे तो कितने घंटे में वो सफाई आप कर पाओगे, ठीक है, तो आप कितने घंटे में सफाई कर पाओगे। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आरती आपका मैथ का चला हुआ है, सेकंड यूनिट मैंने स्टार्ट करा रखी है, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया है, ठीक है, समझ में आ गया। रितु और प्रधान, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट देखो, जोल्टन पॉल डाइन्स की लर्निंग संबंधी अवस्थाओं की चर्चा करें। आपको क्या है, थ्योरी ऑफ मैथमेटिक्स में कई लोगों की थ्योरीज यहाँ पर दे रखी थी। जोल्टन पॉल डाइन्स, इसकी क्या है भाई, लर्निंग संबंधी अवस्थाओं में इसने क्या है कुछ स्टेप दे रखे हैं, ठीक है, इन्होंने 6 स्टेप दिए हैं। जोल्टन पॉल डाइन्स ये क्या थे, एक महान मनोवैज्ञानिक थे। इनका जन्म 1916 में हंगरी में हुआ और मृत्यु 2014 में हुई। इन्होंने जो मैथ है उसकी लर्निंग के यानी कि मैथ सीखने के 6 स्टेप इन्होंने दिए हैं। तो फर्स्ट स्टेप इन्होंने बताया फ्री प्ले स्टेज, सेकेंड स्टेप इन्होंने बताया रूल बाइंडिंग स्टेज, थर्ड बताया इन्होंने कंपैरिजन स्टेज, फोर्थ बताया इन्होंने रिप्रेजेंटेशन स्टेज, फिफ्थ बताया इन्होंने सिंबलाइजेशन स्टेज, सिक्स्थ बताया इन्होंने प्रिंसिपल स्टेज, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है फर्स्ट स्टेज की, फ्री प्ले स्टेज, ठीक है। फ्री प्ले स्टेज में हम क्या करते हैं, बच्चे को खेल खेल में या कुछ ऐसी टेक्निक जैसे ट्रायल एंड एरर मेथड से बच्चे को सिखाते हैं कि बच्चा आप तब तक काम करोगे, मैथ के क्वेश्चन तब तक निकालोगे जब तक कि आपका सही आंसर नहीं आ जाता है। जैसे आप बच्चे को टेबल सिखाते हो, 1 2 3 सॉरी टेबल सिखाते हो बच्चे को, जब तक बच्चे को आप 20 तक, 25 तक, 12 तक, 15 तक जितना भी सिखाना चाहते हो, तो आप जब तक बच्चे को नहीं आती तो आप बार बार उसी चीज को रिपीट करवा रहे हो। तो ये क्या आपका ट्रायल एंड एरर मेथड, कि जब तक आपका आंसर नहीं आपको समझ में आ जाता तब तक आप ट्राई करते रहिए, यानी कि जब तक आपको नहीं याद हो जाते आपके टेबल्स, ठीक है, पहाड़े आपको याद नहीं हो जाते तो तब तक आप ट्राई करते रहिए, ठीक है। तो इसमें ट्रायल एंड एरर मेथड, जिसमें ये बताया गया कि असफलता होने पर आपको नया प्रयत्न करना है। एक बार आपने गलत लिखा, कोई बात नहीं भाई, दोबारा करो, आप देखते भी हो 7th क्लास में क्वेश्चन दे रखे हैं मैथ्स में, उसमें आपके क्या है ट्रायल एंड एरर मेथड आपके दे दिया। लीनियर इक्वेशन में सोल्व करने के आते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड के, जैसे 2x + 3 बराबर है आपको 7 के इक्वल लेके आना है। तो सबसे पहले आपने x की वैल्यू 1 रखी तो 2 + 3 5 हुआ और उधर का 7 लेके आना था, तो ये नहीं हुआ चांस। फिर आपने 2 पुट करके देखा, ऐसे ही 3 पुट करके देखा, जहां पर आपका आंसर आ जाए वहां पर यस, यानी कि जब तक आंसर नहीं निकलता तब तक आपको क्या करना है, ट्राई करते रहना है। उसके बाद सेकंड आपका रूल बाइंडिंग स्टेज। रूल बाइंडिंग स्टेज क्या है, ये ऐसी सिचुएशन को हल करने के लिए नए नए प्रयत्न करते हैं और धीरे धीरे समस्या को कुछ क्रम या नियमितता दिखाई देने लगती है। तो इसी क्रम या नियमितता को नियम का नाम दिया गया है, रूल बाइंडिंग का नाम दिया गया है। यानी कि किसी भी, इसमें बताया गया है डाइन ने लर्निंग सिद्धांत का दूसरा चरण है, यह ऑब्जर्वेशन होती है, फर्स्ट स्टेप की एकदम विपरीत होती है। किसी भी खेल को खेलते शुरू से अंत तक खेल के नियमों को विशेष ध्यान रखा जाता है, इसलिए विषय वस्तु को जोड़ते हुए खेल तथा नियम बनाकर शिक्षक लर्निंग प्रोसेस को रुचिकर बना। इसमें क्या होता है, रूल्स के अकॉर्डिंग, उसमें तो क्या था भाई, ट्राई कर लिया, पहले 1 रख लिया, 0 रख लिया, अपनी मर्जी से पुट कर दिया, लेकिन नहीं, यहाँ पर आपको रूल्स दे रखे हैं, उस रूल के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे रखा है एरिया निकालने का, आपको पेरीमीटर निकालने का, तो उसके रूल्स होते हैं, तो रूल्स के अकॉर्डिंग आप कहीं से भी कुछ भी उठा के नहीं रख सकते, तो रूल्स के आप यहाँ पर अपने क्वेश्चंस को सोल्व करते हो। तीसरा है कंपैरिजन स्टेज, ठीक है। तो कंपैरिजन स्टेज क्या है, जब बच्चे को अनेक मैथमेटिक्स खेल खिलाए जाते हैं तो उनकी चर्चा करते हैं, तो आपस में बच्चा क्या है, कंपैरिजन करना सीखता है, ठीक है, जो विषय वस्तु को आसानी से जोड़ पाए बच्चे, क्या है, ताकि उनको बार बार क्या करवा रहे हैं हम, बच्चे को रिपीटेशन करवा रहे हैं, दोहराई करवा रहे हैं, और धीरे धीरे बच्चे समझने लगेंगे कि वास्तविक महत्व सिखाए जा रहे नियमों का है ना कि प्रयोग की जा रही खेल सामग्री का, ठीक है। इसे तुलनात्मक अवस्था कहा गया है, इसमें विभिन्न खेलों के समान नियमों की रूपरेखा से तुलना करके
मुख्य विषय तक पहुंचाने का प्रयत्न किया जाता है। देखो भाई, ये बच्चे को क्या करा है, कंपैरिजन करना सिखाया जाता है। कंपैरिजन स्टेज में आपने पहले जो मान लो ट्रायल एंड एरर मेथड सिखा दिया बच्चे को, फिर आपने रूल्स वाला मेथड सिखा दिया, फिर बच्चे को आप कंपैरिजन करना सिखाते हो कि भाई आपको कौन सा मेथड इजी लगा है, कैसे आप निकालोगे, ठीक है। यानी कि आपको अपने सब्जेक्ट मैटर से, अपने सिलेबस से मैच करते हुए बच्चे को क्या है, उसके अंतिम परिणाम तक पहुंचाना है, कंपैरिजन कराना है। या फिर आप ये देखो, पिछला जो काम किया था आपने, आज जो काम किया है, उसमें कितनी आपने ग्रो की है, ठीक है। तो ये भी क्या है, आपका कंपैरिजन हो सकता है। उसके बाद है फोर्थ, रिप्रेजेंटेशन स्टेज। रिप्रेजेंटेशन स्टेज में क्या है, आप बच्चे को रिप्रेजेंट करना सिखाते हो। जैसे आपका आता है ग्राफ वाला चैप्टर आता है, उसमें बच्चे को आप बार डायग्राम सिखाते हो, हिस्टोग्राम सिखाते हो, पाई चार्ट सिखाते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, आपकी रिप्रेजेंटेशन की। आपने एक क्वेश्चन निकाला, ठीक है, और फोर्थ फिफ्थ से ही ये आपके शुरू हो जाते हैं। फोर्थ में तो आपका ये लगा लो पिक्टोग्राफ शुरू हो जाता है, फोर्थ में या थर्ड में पिक्टोग्राफ शुरू हो जाता है, पिक्चर के जरिए आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो। और उसके बाद आप बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, ठीक है, ये सारी चीजें आप वहां पर ग्राफ, चित्र, इनके जरिए आपको रिप्रेजेंट करते हो। उसके बाद है स्टेप 5। स्टेप 5 इसने बताया है सिंबलाइजेशन। सिंबलाइजेशन में इसने क्या बताया है भैया, आपका प्रत्येक नियम व कंसेप्ट के लिए अलग अलग रिप्रेजेंटेशन बनाया जाए, परंतु यदि एक ऑपरेशन को दोहराते हैं तो हमें क्या है, उसके सिंबल का प्रयोग करना चाहिए। इसको सिंबलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। बार बार वो यूज ना करके, जैसे आप सिंबलाइजेशन में क्या लेते हो, आप पाई की वैल्यू लेते हो, पाई क्या है, सिंबल है, ठीक है। अब क्या है, जैसे छोटे बच्चों में तो आप इतना सिंबल नहीं ले रहे, या फिर आप क्या है, जब आप पिक्टोग्राफ दिखा रहे हो तो आप एक सिंबल ले रहे हो, ठीक। जैसे लड्डू का सिंबल ले लिया आपने, कोई भी स्माइली फेस का सिंबल ले लिया, कोई आप सर्कल का सिंबल ले लिया, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। यानी कि बार बार एक चीज को दोहराने के बजाय हम उसको सिंबल यूज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो जब आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो तो सिंबल के जरिए, ठीक है। उसके बाद है प्रिंसिपल स्टेज, लास्ट स्टेज इसने बताई है। जब सिंबल्स को बनाने व अंडरस्टैंड करने की प्रोसेस काफी लंबी जा सकती है, तो इसके लिए एक निर्धारित क्रम अपनाना आवश्यक है। पहले कुछ आवश्यक जानकारी से प्रारंभ करके कुछ निश्चित नियम प्रयोग करते हुए निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है। प्रारंभ में प्रयुक्त जानकारी निकाला गया थ्योरम से, यानी कि इसमें क्या है, प्रिंसिपल स्टेज, लास्ट वाले स्टेज, जिसमें आप क्या है, थ्योरम्स का यूज करते हो, ठीक है, और थ्योरम्स को प्रूफ करके आप दिखाते हो, और इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मलाइजेशन स्टेज भी बोलते हैं। ये मेनली क्या है, जब आप बड़ी क्लासेस में आ जाते हो तब आप यहाँ जाकर आप ये वाले स्टेज फॉलो करते हो, ठीक है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन, सारी स्टेज समझ में आ गई। फ्री प्ले स्टेज आ गई आपकी, रूल बाइंडिंग स्टेज आ गई, कंपैरिजन स्टेज आ गई, रिप्रेजेंटेशन स्टेज आ गई, सिंबलाइजेशन और प्रिंसिपल स्टेज। और बार बार मैं आपको बोल रही हूँ, बुक किस लैंग्वेज बेसिक से छोड़ सकते हो, आपको भी पता है, आपने भी मैथ पढ़ा है, कौन सी स्टेज में आप क्या क्या सीखते हो, उनके एग्जाम्पल जरूर डालना, ताकि आपका क्वेश्चन भी बढ़े और आपको समझना भी क्या हो, आपके लिए ईजी हो सके, ठीक है। उसके बाद देखो, नेक्स्ट वाला है आपका रिचर्ड स्कैम्प के लर्निंग प्रणाली, ठीक है। रिचर्ड स्कैम्प के लर्निंग सिस्टम किस किस की थी भाई आपकी, स्टार्टिंग में एक बार मैं चेक कर लूँ, रिचर्ड की है या नहीं है। प्याजे की है, डायनेसिस की आपने कर ली, स्कैम्प की है, आसुबेल की है, ब्रूनर की है, और वाइगोस्की की है। डाइंस की आपने कर ली, डाइंस के बाद है आपकी रिचर्ड स्कैम्प की, ठीक है। रिचर्ड जो स्कैम्प थे वो इंग्लैंड के क्या थे, वारविक यूनिवर्सिटी में गणित के क्या थे, प्रोफेसर थे। उनका जन्म ब्रिस्टल में 1919 में हुआ और मृत्यु 1995 में हुई। उनके लेख मैथ टीचिंग में अत्यंत लाभदायक थे। जो आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें अंडरस्टैंडिंग अधिकतर प्रयुक्त होने वाला शब्द है, लेकिन यह भी दो प्रकार का होता है, ठीक है। यानी कि जो रिचर्ड स्कैम्प थे, सबसे पहले तो देखो आप, देखो ये क्या थे आपके, इंग्लैंड का जो एक वारविक यूनिवर्सिटी है उसमें एक प्रोफेसर थे। इनका जन्म बता दिया 1990s में हुआ, 1995 में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। इन्होंने क्या है, टीचिंग लर्निंग में हम बार बार एक शब्द का प्रयोग करते हैं, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग वर्ड का बार बार यूज करते हैं कि बच्चे को अंडरस्टैंड कराना, समझाना। तो इन्होंने बोला कि जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना, जो समझाना होता है, वह भी दो तरीके से होता है। एक तो होता है आपका रिलेशन अंडरस्टैंडिंग, दूसरा होता है इंस्ट्रूमेंटल अंडरस्टैंडिंग। एक तो बच्चों को संबंधों को समझाना, दूसरा है बच्चे को इंस्ट्रूमेंटल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि यांत्रिकी समझ,
तो अंडरस्टैंडिंग शब्द का जो अर्थ हम आज तक जानते आए हैं वह रिलेशन अंडरस्टैंडिंग होता है, ठीक है। बिना कारण जाने नियमों का पालन करना इंस्ट्रूमेंटल अंडरस्टैंडिंग होती है, यानी कि जिसको हम जानबूझकर कर रहे हैं, जो समझ में आ गया, वो हमारी रिलेशन अंडरस्टैंडिंग होती है। और जिसमें बिना किसी कारण के हम नियमों का पालन, यानी कि पता है नहीं और कुछ नहीं कि भाई ये कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया, ये तो हमें पता नहीं, जस्ट हमारे सामने तो फार्मूले थे, हमने तो फार्मूले में पुट किया और क्वेश्चन निकाल दिया, ये नहीं पता कि हमें आया कहाँ से है, क्या आया है, ठीक है। तो ये क्या हमारी इंस्ट्रूमेंटल अंडरस्टैंडिंग है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि विभिन्न जो अलग अलग आपके सामने आकार दे रखे होते हैं, जैसे ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, आपका रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। तो इनमें अगर आप एरिया गिनकर समझना रैशनल अंडरस्टैंडिंग होती है, और जब हम उसको फार्मूला लगाते हैं तो वह क्या है, हमारी इंस्ट्रूमेंटल अंडरस्टैंडिंग होती है। अब जैसे आप स्क्वायर का आप पेरीमीटर निकालते हो तो स्क्वायर क्या होता है, मान लो चारों साइड बराबर होती है, 5 5 5 5, आपने प्लस करके निकाल लिया, 5 इधर भी 5 इधर भी 5 इधर भी 5, यानी कि इसका पेरीमीटर 20 आ गया हमारा, ठीक है। अगर आप ये आपकी क्या होगी, रिलेशन अंडरस्टैंडिंग, जब आप किसी चीज को गिन कर निकालते हो। दूसरी होती है आपकी इंस्ट्रूमेंटल में, जब आपने ये ऐसे ना निकाल के आपने फॉर्मूला पुट करके निकाला, ठीक है। यानी कि आपने फॉर्मूला पुट किया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो गया, 4 मल्टीप्लाई साइड, ठीक है। आना तो वही 20 था, अब भी वही 20 आया। जब आपने प्लस कर करके निकाला वो क्या था, रिलेशन अंडरस्टैंडिंग। अब आपने क्या है, फार्मूले में पुट करके आपने क्वेश्चन सोल्व किया, तो वो क्या कहलाती है, आपकी इंस्ट्रूमेंटल अंडरस्टैंडिंग कहलाती है, ठीक है। तो ये इन्होंने बताया 2 टाइप की अंडरस्टैंडिंग। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल भी लिए हैं, जैसे घटा के सवाल, बोरो अंक ले, भिन्न भिन्न अंक में व्युत्क्रम लेके गुणा करें, ठीक है। तो अपने एग्जाम्पल पुट करो यहाँ पे। मान लीजिए आपको कोई भी माइनस का सम दे दिया जाता है, तो माइनस को आप अलग अलग करके कर रहे हो या फिर बोरो लेके कर रहे हो, ये सारी क्या आपकी इंस्ट्रूमेंटल अंडरस्टैंडिंग होती है। केवल सब्जेक्ट मैटर का अर्थ समझकर संबंधों को जोड़ दे, उन्हें दैनिक जीवन की समस्याओं के जोड़कर हल करने में कठिनाई होगी। अब देखो भाई, अब मान लो जो बच्चा प्लस कर करके लिख रहा है ना, अभी तो वो कर लेगा, लेकिन जब रियल लाइफ में उसको कोई भी चीज करनी पड़ेगी वो उसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगी, ठीक है। कई बच्चे ऐसा करते हैं, मान लो किसी बच्चे को मल्टीप्लाई के सम दे दिए या टेबल लिखनी दे दी, तो बच्चा प्लस 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 करके लिख देता है। लेकिन जब रियल लाइफ में मान लीजिए उसको सामान लाना पड़ गया कि भाई आपको ना 5 चीजें लेके आनी है और 5 चीज में एक चीज का प्राइस 20 रुपए है। एक बच्चा जिसने इंस्ट्रूमेंटल अंडरस्टैंडिंग ली है, जिसको पता है 12 पंजे 60, और एक बच्चा 12 जमा 12 जमा 12 जमा या 15 20 जो भी उसका प्राइस है, ठीक है। मान लो 20 रुपए प्राइस है, 5 चीजें लेके आनी हैं, तो एक बच्चा तो जिस वो प्लस कर करके देखेगा 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20, एक जिसको पता है भाई 20 मल्टीप्लाई 5 वो सीधा 100 करके बता देगा, ठीक है। तो जो आपकी रिलेशन लर्निंग है, अंडरस्टैंडिंग है, वो अगर आप रियल लाइफ के समस्याओं को जो निकालते हो तो उसमें कठिनाई पैदा करती है, आपको ज्यादा टाइम लग सकता है, ठीक है। उसके बाद है, इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है वही 200 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर का एरिया निकालने का, ठीक है। इसका एरिया निकालना है आपको, तो एरिया क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ठीक है। तो ये इस तरीके से निकाला, इंस्ट्रूमेंटल आपकी अंडरस्टैंडिंग आ गई। तो बार बार आपको विद एग्जाम्पल यही बताया जा रहा है, इंस्ट्रूमेंटल अंडरस्टैंडिंग क्या है आपकी, वो अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो इसको बीच में से आप अगर स्किप करना चाहो, क्योंकि एग्जाम्पल आप अपना पुट करोगे, यहाँ से स्किप करना चाहो तो आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है आपका, इसमें दे रखा है मैथ के अनुकूल सह संबंधों की समझ, अंडरस्टैंडिंग द मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की समझ में आप क्या क्या देखते हो भाई, गणित के अनुकूल सह संबंधों की समझ में आप त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल निकालना, यानी कि ट्रायंगल के तीनों जितने भी एंगल हैं, सम ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये बच्चे सवाल समझकर करते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपका ट्रायंगल का एरिया निकालना, ये सारी क्या है आपकी रिलेशन ज्ञान का समझना थोड़ा कम आसान है, इंस्ट्रूमेंटल को समझना ज्यादा आसान है, ठीक है, क्योंकि उसमें प्लस कर करके निकालना होता है और इसमें क्या है आप डायरेक्ट फार्मूला लगा के, बस यही बात इन्होंने दे रखी है। 2 चीजों को समझ लो, रिलेशन अंडरस्टैंडिंग क्या होती है और इंस्ट्रूमेंटल, आपका क्वेश्चन हो गया। बस यही 2 चीजें इन्होंने आगे पीछे घुमा फिरा के दे रखी है। एग्जाम्पल डालना चाहो एग्जाम्पल डाल सकते हो। समझ में आ गया? प्रधान को तो आ गया, क्योंकि प्रधान तो मैथ का स्टूडेंट है। तुम दोनों बताओ, रितु और आरती।
यस मैम, बस एक बार रीडिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, बस इसमें पता है क्या बेटा, आप एग्जाम्पल अपने डालना। देखो आप तो ट्रेनिंग पे भी जा रहे हो, आपको पता है बच्चों को किस तरीके से समझा रहे हो, है ना। तो आप इसमें एग्जाम्पल अपने खुद के पुटअप करना, क्योंकि इनके एग्जाम्पल आप रट्टा मारोगे याद नहीं रहेंगे, है ना। आगे आती है आपकी आशु बेल की। आशु बेल ने गणित संबंधी लर्निंग सिद्धांत की चर्चा कीजिए। आशु बेल ने क्या क्या दिया भाई, इसने मैथमेटिकल रीजनिंग भी दे दी, इसने ऑपरेशंस भी दे दिए, नंबर एंड न्यूमरेशन भी दे दिया, मेजरमेंट का टॉपिक भी दे दिया, मल्टीप्लाई रिस्पोंडेंस भी दे दिया, इनका थोड़ा सा लंबा है, पैटर्न फंक्शन भी दे दिया और अनसर्टेनिटी भी दे दी। चलो भाई ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। आशुबेल, आशुबेल क्या थे, गणित में लर्निंग सिद्धांत का 3 स्तरों पर उन्होंने उल्लेख किया है। आशुबेल के अकॉर्डिंग मैथ संबंधी अधिगम मापदंड इस प्रकार है, विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं, आंसर खोजते हैं, हल निकालते हैं, ठीक है। आशुबेल ने क्या है, इन्होंने 3 स्टेजेस दी हैं यहाँ पर। इन्होंने प्राइमरी, उसके बाद आपकी आ गई मिडल और थर्ड दिए इन्होंने हायर। यानी कि आशुबेल ने बोला कि जो हमारा मैथमेटिक्स है वो 3 तरीके से बटा हुआ है। बिल्कुल सही बात बोली है भाई इन्होंने। प्राइमरी लेवल पे अलग है हमारा मैथमेटिक्स, उसमें बस प्लस माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड यहीं तक रह जाता है। उसके बाद मिडल लेवल का आ जाता है आपको 6 to 8 तक का, उसके बाद हायर लेवल का आ जाता है आपका, ठीक है, ऐसे करके। तो इन्होंने सबसे पहले ये बताया है गणित संबंधी कुछ, सबसे पहले इन्होंने बोला कि हमें स्टैंडर्ड निर्धारित करने चाहिए। अगर स्टूडेंट प्रश्न पूछता है, प्रश्न पूछने, उनके आंसर हल करने और गणितीय विवेचना का प्रयोग करते हैं, यानी कि बच्चे को क्वेश्चन पूछने चाहिए, उनके हल खोजने चाहिए। दूसरा, उचित टेक्निक द्वारा जानकारी प्राप्त करना चाहिए, ठीक है। विद्यार्थी गणित की चर्चा करे, क्या संख्या है, बीज गणित कैसा है, रेखा गणित है, स्टैटिस्टिक क्या है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करे, उनको हल करके देखे। उसके बाद क्या है, इसने बोला है स्टूडेंट गणित विज्ञान और जो भी टेक्नोलॉजी उसके नियमों से संबंधित लर्निंग करते हैं। विद्यार्थी गणित विज्ञान या तकनीकी को वास्तविक जीवन की समस्याओं से संबंधित कर हल खोजते हैं। अगर आप ये 5 पॉइंट जो दे रखे हैं स्टार्टिंग के, अगर इनसे ना करना चाहो तो डायरेक्ट आप आशु बेल के, क्योंकि हमें तो उसकी थ्योरी यहाँ पे बतानी है, ठीक है, उसकी थ्योरी बतानी है। तो थ्योरी में इन्होंने जस्ट आप यहाँ से शुरू कर सकते अपने क्वेश्चन को कि आशु बेल ने अपनी थ्योरी को 3 लेवल में अपने लर्निंग को बांट रखा है। सबसे पहले बात आती है प्राइमरी लेवल की, ठीक है, फिर माध्यमिक की, फिर उच्चतर की। प्राइमरी लेवल अब इन्होंने बोल दिया गणितीय तार्किकता, मैथमेटिकल रीजनिंग होनी चाहिए। मैथमेटिकल रीजनिंग भी तीनों लेवल्स पर, प्राथमिक लेवल पर, प्राइमरी लेवल पर अपने विचार बताने और कंसेप्ट और उसके संबंधों का प्रयोग करना चाहिए। मिडिल लेवल पर तरीकों का प्रयोग करना चाहिए और हायर लेवल पर हमें क्या है उसको थोड़ा सा लॉजिकल बना देना चाहिए। इसमें क्या प्राथमिक लेवल पर अपने उत्तर की प्रक्रिया समझते हैं, उचित भाषा में कल्पना। और देखो भाई यहाँ पे देखो आप मैथमेटिकल्स में, मैथमेटिकल रीजनिंग में क्या बताया है कि स्टार्टिंग में अगर हम प्राइमरी लेवल पर बच्चे को समझा रहे तो बच्चे को कंसेप्ट दिखाओ बच्चे को पहले, ठीक है, फिर उसको समझाओ, फिर बच्चे की क्या है उत्तर की प्रोसेस को समझाओ कि भाई मान लीजिए आप प्राइमरी लेवल पे देखो रीजनिंग का क्या पार्ट ले सकते हो प्राइमरी लेवल पे, पैटर्न वाले क्वेश्चन आपने बच्चे को दे दिया 3 फिर 5 फिर 7 आगे डैश डैश 3 नंबर और लिखो भाई आप, ठीक है। 3 नंबर बच्चे ने क्या लिखे, पहले 3 था, 5 था, 7 9 11 13, ठीक है। तो पैटर्न वाले सबसे पहले बच्चे को एक कंसेप्ट दो, उसका आंसर निकालना बच्चे को सिखाओ और उसके आधार पर बच्चे को क्या है निष्कर्ष तक पहुंचा सकते हो। अब इसने देखो उदाहरण में दे दिया इन्होंने तीन को से ज्योमेट्री आकृति बनाई, यानी कि बच्चों से क्या है आपका एक आता है बच्चे को मैच स्टिक से शेप बनाना कि भाई आप मैच स्टिक से ट्रायंगल बनाओ, आप स्क्वायर बनाओ, ठीक है, रेक्टेंगल बनाओ। तो ये वाले एग्जांपल इसमें इन्होंने दे दिए। या फिर आप उसको एक सीरीज वाले क्वेश्चन, जैसे मैंने अभी आपको बताया सीरीज वाले क्वेश्चन में पैटर्न बनाना दे दिया आपको, ठीक है, ये वाले। अब यही बात देखते हैं हम इन्होंने मिडिल लेवल पर कैसे कही है। मिडिल लेवल पर क्या है अलग अलग तरीकों का तर्क देना है, बच्चों को क्या वाक्य का प्रयोग करते हुए उनको निष्कर्ष निकालना है इंडक्टिव। इसमें क्या है पैटर्न सीरीज की विवेचना करते हैं, परीक्षण द्वारा हल खोजते हैं और असफल होने पर पुनः परीक्षण करते हैं। देखो बात वही है जो चीज आपने यहाँ पे सिखाई बच्चे को, अब वो क्या हो गया है मिडिल लेवल पे थोड़ा सा हार्ड हो गया है। आपने यहाँ पे भी बच्चे को सीरीज सिखाई, बच्चे को यहाँ पे आपने छोटी छोटी वैल्यू दी, अब इस लेवल पर आपने थोड़ी और बड़ी वैल्यूज ले ली उनको सिखाने के लिए, ठीक है। उन्होंने क्या है विभिन्न तरीकों से, अब आपने एक तरीका सिखाया था प्राइमरी पे, अब उन्होंने
पैटर्न के ही 10 अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन दे दिए। प्राइमरी पे तो आप एक ही टाइप के क्वेश्चन दे रहे हो बच्चे को कि भाई यहाँ पे एक एक छोड़ना है, यहाँ पे दो दो छोड़ना है। अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई में भी कर सकते हो, मल्टीपल्स भी बोल सकते हो, एडिटिव करके भी दे सकते हो, ठीक है। यानी कि इंडक्टिव रीजनिंग यहाँ पर इन्होंने यूज कर दी। और हायर लेवल पर क्या कर दिया, डिडक्टिव, एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर, ऐसे टाइप के इन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन दे दिए और बड़ी इसको बना दिया। जैसे रीजनिंग आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आती है, ऐसे थोड़ा सा लॉजिक बना दिया मैथमेटिक्स में, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है बेटा। उसके बाद है आपके नंबर एंड न्यूमरेशन, संख्या और संख्या। प्राइमरी लेवल पर आप क्या सिखाते हो बच्चे को, प्राइमरी लेवल पर आप बच्चे को गिनना, डिस्टेंस निकालना, दूरी मापना, पूर्ण संख्या क्या होती हैं आपकी, ठीक है। यानी कि आप इवन नंबर, ओड नंबर, ये सारी चीजें आप बच्चे को सिखाते हो। डेसिमल लगाना बच्चे को सिखाते हो, ठीक है। एग्जाम्पल या इन्होंने रेखा का वर्णफल 4 अंकित करना, यानी कि आपने सर्कल या फ्रैक्शन वाला चैप्टर आप बच्चे को यहाँ पे सिखाते हो। आप बच्चे को सिर्फ 5वीं तक ये सिखाते हो कि मान लो 500 रुपीज, उस पर 10% टैक्स निकालना, तो कैसे निकालोगे आप, तो 500 गुना में 10/100 करके आप निकालते हो। जब लेकिन यही क्वेश्चन जब आप मिडिल लेवल पर आ जाते हो, तो मिडिल लेवल पर आप बच्चे को क्या है, दशमलव के साथ साथ आप बच्चे को रेशो निकालना, प्रपोर्शन निकालना, ये सारी चीजें भी आप बच्चे को सिखाते हो। भाज्य भाज्य संख्याओं के मल्टीपल्स आपको निकालना, वहां पे तो सिर्फ आपने संख्या ही सिखाई थी कि इवन नंबर क्या होते हैं, ओड नंबर क्या होते हैं। अब यहाँ पर इनके मल्टीपल्स निकालना बच्चे को आपने सिखा दिया, ठीक है। इसमें क्या है, आपने चित करना सिखा दिया बच्चे को 1/4 किसके इक्वल होता है भाई, 1/4 25% के। इसमें यहाँ पर आपने HCF LCM लेना बच्चे को सिखा दिया, ठीक है। अब हायर लेवल पर क्या आ गया, आपके रियल नंबर आ गए। 10th क्लास में आता है ना ये √2 एक प्रीमेय संख्या रियल नंबर है या नहीं है, रैशनल है इरेशनल है, ठीक है। ये वाली प्रीमेय अप्रीमेय संख्या बच्चों की आ गई। वास्तविक संख्याओं की गुणा का प्रयोग करना यहाँ पे आ गया। आपके द्विघात समीकरण जिसको आप क्वाड्रिक इक्वेशन बोलते हो, वे वाले यहाँ पे आ गए, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन नंबर और न्यूमरेशन में, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद आती है बात ऑपरेशंस की। ऑपरेशंस में क्या क्या आपने प्राइमरी लेवल पे जमा घटा गुणा भाग करनी सिखाई, ठीक है। उस उचित विधि का चयन करना सिखाया। भाई आप कैसे, या तो आप डंडे खींच खींच के उसको करवा रहे हो या हाथ से काउंटिंग करवा रहे हो बच्चे से, कौन सा मेथड आपने समझाया है। कम्युनिकेटिव या एसोसिएटिव आपने कौन सी यहाँ पर यूज की है, ठीक है। उसके बाद है आपकी मिडिल लेवल पर आपने क्या किया, यहाँ पर बच्चे को जमा घटा, उसमें तो सिंपल प्लस माइनस सिखाया। इसमें यहाँ पे आपने जो डेसिमल वाला चैप्टर है उसकी प्लस माइनस करना यहाँ पर सिखाया है। और हायर लेवल पर आप किसकी प्लस माइनस सिखाते हो, लीनियर इक्वेशंस की आप प्लस माइनस करना बच्चे को सिखाते हो, ठीक है। उसमें भी आप अलग अलग मेथड यूज करते हो, ठीक है। अब आ गया आपका फंक्शन बनाना, फिर इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हो। यहाँ तक समझ में आ गया। अगर ये मान लीजिए आपको ज्यादा लंबा लगे ये क्वेश्चन, तो इतना बड़ा ना करके आप जस्ट थोड़ी थोड़ी इसमें एक डिफरेंस बता देना, ठीक है। एक पेज पे डिफरेंस, प्राइमरी, सेकेंडरी और आपकी हायर, इसमें काफी लंबा दे रखा है। उसके बाद आपका मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन। मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन में क्या है, प्राथमिक स्तर पर आपकी ठोस वस्तुओं के प्रतिरूप, चार्ट, ग्राफ, तालिका, जैसे हाइट, वेट, मेजरमेंट, ये चीजें आप सिखा देते हो। मिडिल लेवल पर आप जितनी भी ज्योमेट्री, जितनी भी शेप्स हैं उनके आप स्थान या चित्रण करना सिखा देते हो। प्लेन को काटना, कोण को, यानी कि जितने भी एंगल वगैरह है वो बच्चे को सिखा देते हो। और हायर लेवल पर आप क्या है, बच्चे को ज्योमेट्रिकल शेप्स, ग्राफ और उसके साथ साथ जितनी भी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन करना यहाँ पर आप सिखाते हो। आप देखते हो 10th क्लास में कंस्ट्रक्शन का चैप्टर होता था, 11th वाला वो अभी कट कर दिया है, ठीक है। ये सारी चीजें आप सिखाते हो। एग्जाम्पल ले सकते हो, प्राइमरी लेवल पे आपने बच्चे को सिखाया 3 गुणा 3 गुणा 3, ये क्या है भाई, आपका घन है, क्यूब है, ठीक है। उसके बाद आपने समद्विभाजित या अलग अलग टाइप की जितनी भी आपकी क्या होती है, ट्रायंगल होती है। यहाँ पर सिर्फ आपने प्राइमरी लेवल बच्चे को ट्रायंगल क्या होती है ये सिखाया। मिडिल लेवल पर भाई ट्रायंगल में भी राइट एंगल ट्रायंगल होती है आपकी स्केलन ट्रायंगल होती है आपकी। उसके बाद है आपकी जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है, ये टाइप आपने यहाँ पर बता दिए। और उसमें क्या है आपकी, उसमें देखते हो आप
कंडीशंस ऑफ पैराबोला, एलिप्स, ये वाली चीजें आप उसमें सिखा देते हो हायर में, ठीक है। उसमें तो आप उस पे आगे भी सिलेंडर की शेप्स निकालना, एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना, आपका उसके बाद ये सारी चीजें आप सिखाते हो, ठीक है। ऐसे ही मेजरमेंट का है जिसमें लंबाई चौड़ाई ये सिखाते हो। अब ये जो क्वेश्चन है इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है बेटा। आगे बात समझ में? कोई प्रॉब्लम हो तो कल पूछ सकते हो, नई प्रॉब्लम है तो ब्रूनर वाला मैं करवाऊंगी कल, ठीक है। कल मेरे ख्याल में ब्रूनर वाला, मतलब कल तो शायद ये यूनिट नहीं होगी, हो भी सकती है। 3 ही 4 पेज बचे हैं, 4 पेज बचे हैं। अगर आप लोग सहयोग दोगे तो हो ही जाएगी, सहयोग नहीं करोगे तो ना भी होए, ठीक है। तो दोनों को समझ में आ गया? चलिए तो क्लास को करते हैं खत्म, क्योंकि मेरा भी हो गया है बसेज लगना